प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में मिडिल ईस्ट में जारी संकट पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जंग को लंबे वक्त तक चलना गंभीर बात है, लेकिन अच्छी बात यह है कि महायुद्ध के बीच में भारत मौन नहीं है, तमाम कवायदे जारी हैं। रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में जारी जंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सतर्क कर दिया और बताया कि युद्ध की वजह से दुनिया में गंभीर एनर्जी संकट पैदा हो गया है, लिहाजा टीम इंडिया को तैयार रहना होगा। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इजराइल और अमेरिका की ईरान से जंग पर पीएम मोदी ने कहा कि जंग की वजह से व्यापारिक रास्ते प्रभावित हुए हैं, इसलिए सप्लाई प्रभावित हुई है और भारत, अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों ही देशों के संपर्क में है। युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। 25 दिनों से जलते मिडिल ईस्ट को पूरी दुनिया देख रही है। हजारों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। दुनिया की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ा है, लेकिन सवाल है कि इसका समाधान क्या है। ना अमेरिका झुक रहा है और ना ईरान रुक रहा है। पीएम मोदी ने आज देश की संसद से समाधान का रास्ता बता दिया। भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संवाद का ही रास्ता सुझाया है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। मिडिल ईस्ट में जारी संकट के बीच भारत के लिए अच्छी बात यह है कि वहां से अब तक 3,75,000 से ज्यादा भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। इनमें से अकेले ईरान से 1,000 से ज्यादा भारतीय लौटे हैं। संकट की इस घड़ी में सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। जैसे पहले आपदा पर विजय पाई, वैसे इस बार भी समाधान निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात धुरंधर योगी के आगे विपक्ष के सरेंडर की। यूपी की सियासत में धुरंधर बनाम मसीहा की जंग छिड़ गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए उन्हें यूपी का धुरंधर कहा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ माफिया अतीक अहमद को लेकर बयानबाजी ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर यूपी में माफिया पर सख्ती विपक्षी दलों को क्यों चुभ रही है। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के एक धुरंधर मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं के साम्राज्य का अंत किया है। पूरे देश में इस वक्त उस धुरंधर की चर्चा है जो पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का सफाया करता है, मगर उत्तर प्रदेश में सूबे के सीएम योगी की तुलना धुरंधर से करने पर नई बहस छिड़ गई है। 70 mm के पर्दे वाले धुरंधर की यूपी के सीएम योगी से तुलना की है समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पूजा पाल ने, जिनका कहना है कि जिस तरह धुरंधर ने हिंदुस्तान के दुश्मनों का सफाया किया, वैसे ही योगी ने भी यूपी में क्राइम की कमर तोड़ने के लिए अभियान चलाया और अपराधियों को मिट्टी में मिलाकर यूपी से साफ कर दिया। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के एक धुरंधर मुख्यमंत्री हैं और जिन्होंने अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं के साम्राज्य का अंत किया है। अब समझिए कि आखिर समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल योगी को धुरंधर क्यों बता रही हैं। दरअसल धुरंधर फिल्म के इसी सीन ने यूपी में सियासत गरमा दी है। फिल्म में एक किरदार को माफिया और सांसद अतीक अहमद से जोड़ा जा रहा है, जिसका फिल्म में ISI से कनेक्शन दिखाया गया है और पाकिस्तान से हिंदुस्तान में नकली नोटों को खपाने की प्लानिंग का हिस्सा दिखाया गया है। ये वही अतीक अहमद है जिस पर पूजा पाल के पति राजू पाल को मारने के साथ ही कई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप भी थे। पाकिस्तान से ISI के लोग अपना नकली करेंसी भारत की छाप कर पाकिस्तानी दूतावास में भेज दिया करते थे। काठमांडू में शहाबुद्दीन सिवान में रहता था, उधर वो मुख्तार अंसारी मऊ में रहता था और ये इलाहाबाद में ये अतीक अहमद रहता था। और ये तीनों मिल करके ये इस प्रकार का करेंसी का मतलब फायदे का काम, नकली करेंसी फ्री में आ रही।
अतीक पर माफिया गिरोह चलाने, हत्या, अपहरण और रंगदारी के 100 से भी ज्यादा मामले दर्ज थे। अवैध हथियारों के नेटवर्क और सप्लाई से जुड़े आरोप भी लगे थे। जेल में रहकर भी गैंग ऑपरेट करने के आरोप सामने आए थे। अतीक की गतिविधियों को आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना जाता था। समाजवादी पार्टी को अतीक अहमद की सारी गतिविधियों की जानकारी थी, लेकिन अतीक पर की गई कार्रवाई अखिलेश यादव को पसंद नहीं आई। अतीक अहमद के रूप में समाजवादी का एक बड़ा फाइनेंसर मारा गया। लेकिन यही बात समाजवादी पार्टी और खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाले हर विपक्षी दल को चुभ रही है। ओवैसी की पार्टी के नेता तो पूजा पाल के बयान से इतने बौखला गए हैं कि अतीक अहमद को मुस्लिमों का मसीहा तक बता दिया। मुसलमानों के बूते पर विधायक बनने के बावजूद मुस्लिम नेताओं को और मुसलमानों को अपमानित करने का काम कर रही हैं। इनके अंदर एक चवन्नी की कोई गैरत नहीं है। इनको पहले समाजवादी पार्टी इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद किस तरह की बात करनी चाहिए। यूपी में आतंक का राज चलाने वाला और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाला अतीक अहमद ओवैसी की पार्टी को मसीहा इसीलिए नजर आता है, लेकिन यूपी को लेकर योगी आदित्यनाथ का विजन क्लियर है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज चलेगा, यूपी में अपराध और माफिया का एंड होगा। यूपी में समानांतर सरकार नहीं चलेगी, माफिया सिर उठाएगा तो कुचला जाएगा। हर थाना क्षेत्र में, हर जनपद में एक समानांतर सरकार चलाने वाले माफिया गिरोहों ने, वह किसी न किसी राजनेता के गुर्गे के रूप में वहां समानांतर सरकार चलाता था। किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित नहीं रहने देता था, न उद्यमी को, न व्यापारी को, न बेटी को, न सामान्य नागरिक को। मतलब यूपी में जीरो टॉलरेंस है, यूपी में कानून का राज है, क्राइम के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन यही बात जब पूजा पाल कह रही हैं, योगी की तारीफ कर रही हैं, तो विपक्षी दलों को चुभ रही है। पर योगी सरकार में शामिल सहयोगी पार्टियां भी योगी को धुरंधर ही मानते हैं। पूजा पाल जी जो कही हैं वो सही कह रही हैं, क्योंकि अकेले पूजा पाल ही दुखी नहीं थी उनसे, उनके पति की हत्या नहीं हुई थी, तमाम ऐसे निर्दोष लोगों को वो शिकार बनाए थे। किसी पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके दरवाजे पर कोई चस्पा कर दे। बहुत लोग तो राजनीति नहीं करते थे, चुनाव नहीं लड़ते थे। तो लोकतंत्र की स्थापना तो इसीलिए हुई कि अंग्रेज अब धुरंधर के रूप में आए थे, तलवार और तोप से यहाँ के लोगों को उड़ाते थे, और हटाकर लोकतंत्र इसीलिए आए कि हर आदमी को अवसर मिले और कानून का राज चले। और पूजा पाल का बयान सही है। मगर चूंकि यूपी में अगले साल चुनाव है, लिहाजा विपक्षी दलों की नजर अतीक अहमद के मुस्लिम वोट पर है, और इसी की खातिर ये सियासतदान अतीक को मुस्लिमों का मसीहा बताने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि यूपी के मुसलमान क्या सोचते हैं, ये आप भी सुन लीजिए। अतीक अहमद न हिंदू समाज के लिए अच्छे थे, न मुस्लिम समाज के लिए अच्छे थे। वो तो मुसलमानों की जमीनों पर ज्यादा अटैक किया है, मुसलमानों के लोगों से ज्यादा वसूली किया है, उन पर ज्यादा कब्जा किया है। और ये सब पैसा जो है, जितने नाजायज पैसे थे हमारे हिंदू समाज के लोगों को लूटा है। दरअसल यूपी में माफिया राज अब इतिहास बन चुका है। योगी का मॉडल क्लियर है, अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंजाम तय है। लेकिन सियासत में आज भी माफिया का महिमा मंडन जारी है। यूपी के धुरंधर की छवि धूमिल करने के लिए माफिया को मसीहा बताने की राजनीति की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं दूसरी तरफ यूपी में एक और सियासी बयानबाजी है जो शुरू हो चुकी है। ओवैसी की पार्टी के विधायक और यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि अगर उनके 11 विधायक हो जाएं तो मुस्लिमों का एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर कर दें। शौकत अली के इस बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है, क्योंकि ये सीधे सीधे योगी और उनके फोर्स को धमकी है। किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वालों का भी इनकाउंटर होगा। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर। अब तक AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी और उनके लख्त जिगर भाईजान अकबरुद्दीन ओवैसी धमकी भरे बयानों के लिए 15 मिनट मांगते थे। मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। और अब इस कड़ी में उन्हीं की पार्टी के विधायक और यूपी में MIM के चीफ शौकत अली का नाम भी जुड़ गया है, जो 11 विधायक मांग रहे हैं। 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में
किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। मैं वादा करके जा रहा हूं आपसे। मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं। सोचिए, जिस पार्टी का यूपी में कोई खास जनाधार नहीं हो, उसके प्रदेश अध्यक्ष अपनी मजहबी राजनीति चमकाने के लिए कैसे कैसे दावे कर रहे हैं। खुद को मुसलमानों का रहनुमा दिखाने के लिए अपराध के प्रति सीएम योगी के जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और तो और एनकाउंटर करने वाले का एनकाउंटर करने की बात कह रहे हैं और यूपी पुलिस को भी धमका रहे हैं। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। मैं वादा करके जा रहा हूं आपसे। ओवैसी की पार्टी के नेता को सिर्फ यूपी के अपराधियों के एनकाउंटर से ही नहीं, बल्कि अवैध कब्जा पर बनाए गए मस्जिद, मजार और मदरसों पर चले बुलडोजर एक्शन से भी तकलीफ है, और इसके लिए वो यूपी के मुसलमानों को डंडा झंडा और नेता वाली स्कीम समझा रहे हैं। अपने मसाजिद, अपनी दीनी दरसगाह, अपनी खानगाह, अपनी दरगाह की अगर हिफाजत करनी है तो उसके लिए आपको एक डंडा, एक झंडा, एक नेता बनाना पड़ेगा। आपको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाना पड़ेगा। शौकत अली ने सीएम योगी और योगी फोर्स पर धमकी भरा वार किया तो बीजेपी और सहयोगी दल की तरफ से पलटवार भी हुआ। 6 एमएलए हैं ना बिहार में, तो वहाँ का उखाड़ दे रहे हैं वहाँ कुछ उखाड़ पाए? देखिए, ये बड़ बोलापन है। उत्तर प्रदेश के कोई अध्यक्ष से ये देश नहीं चलता है, ये देश कानून से चलता है। कोई माइका लाल पैदा नहीं लिया है कि कानून अपने हाथ में ले। लेकिन ओवैसी के सिपाही यही नहीं रुके, उन्होंने नमाज के लिए बनाई गई व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और रामनवमी के जुलूस को लेकर भी भड़काऊ बयान दिया। मेरठ के कप्तान ने कहा, सड़कों पे जो नमाज पढ़ेगा उसका लाइसेंस रद्द, उसका पासपोर्ट जब्त। मुझे उम्मीद है कि जब रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो आप इसी तरीके का दूसरा बयान देंगे कि खबरदार, रामनवमी के जुलूस पर किसी ने मस्जिद के सामने नागिन डांस किया तो उसके पैर में गोली मारूंगा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ओवैसी बंधु या उनके नुमाइंदों ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया हो। पहले भी ऐसी भड़काऊ बयानबाजी की जा चुकी है। मिस्टर योगी, तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। लेकिन हर बार चुनाव का नतीजा उनकी जुबान पर ताला लगा देता है। न तो इनकी नफरती बोली चलती है, न ही वोट बैंक चमकता है। और अब एक बार फिर ओवैसी के नेता ने धमकी भरा बयान दिया तो यूपी के मुसलमानों ने ही उन्हें करारा जवाब दे दिया। तरीके के विवादित बयान देने का हक किसी को भी नहीं है। इस तरीके से इन बयानों से देश का माहौल खराब होता है। एनकाउंटर करने की बात जो कह रहे हैं, जो एकदम गलत है, ये कभी नहीं होना चाहिए। हर सियासी पार्टी अपना अपना प्रचार करे और एक डंडा देश में नहीं चलेगा। जो लोग संविधान को ताक में रखकर काम कर रहे हैं, हमें उनकी बराबरी नहीं करनी है। दरअसल ओवैसी या उनकी पार्टी के नेता चाहे कुछ भी कहें, मगर उत्तर प्रदेश जानता है कि यहाँ जाति और धर्म देखकर अपराधियों का एनकाउंटर नहीं किया जाता है और न ही मजहब के आधार पर अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलता है। यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति है और इसी के तहत हर कब्जा माफिया और अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। लखनऊ से मयूर शुक्ला और आगरा से सैयद शकील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी मॉडल, माइक्रो मैनेजमेंट और घर घर जनसंपर्क, क्या इन तीनों हथियारों के दम पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीत की नई कहानी लिखने जा रही है? 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने यूपी से लेकर देश भर के कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल में उतार दिया है और अब चुनावी जमीन पर दिख रहा है बूथ जीतो बंगाल जीतो का फुल एक्शन प्लान। देखिए खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस बार मुकाबला सिर्फ नारों का नहीं,
रणनीति और संगठन की ताकत का बीजेपी ने बंगाल विजय के लिए बूथ स्तर तक जाल बिछा दिया। अलग अलग राज्यों से अनुभवी कार्यकर्ताओं की फौज बंगाल में तैनात है, जिसमें यूपी से आए कार्यकर्ता सबसे ज्यादा सक्रिय। ये कार्यकर्ता मंडल और शक्ति केंद्र स्तर पर मोर्चा संभाले हैं और बंगाल के हर वोटर तक पहुंच बनाने में जुटे हैं। रणनीति साफ है, घर घर जनसंपर्क, सीधी संवाद और योगी मॉडल का प्रचार। यूपी से आए बीजेपी कार्यकर्ता ने बंगाल के गांव-गांव और शहर-शहर जाकर ये प्रचार कर रहा है कैसे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और जन कल्याणकारी प्रकल्पों में आम जिंदगी बदल गया है। बीजेपी खास तौर पर उन इलाकों पर फोकस कर रही है जहां गोरखपुर और पूर्वांचल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। इन समुदाय तक पहुंच बनाकर पार्टी अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश में सिर्फ प्रचार नहीं, संगठन को मजबूत करने पर पूरा जोर है। यूपी से आए कार्यकर्ता बूथ एजेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, चुनावी प्रबंधन की बारीकियां सिखा रहे हैं और हर बूथ को जीतने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार जहां जहां बीजेपी की पकड़ कमजोर है, कार्यकर्ताओं को खास जिम्मेदारी दी गई ताकि नए वोटर्स को जोड़ा जा सके और पुराने वोट बैंक को मजबूत किया जा सके। बीजेपी का मानना यह कि 2026 में बंगाल विजय की चाबी बूथ स्तर पर मजबूत संगठन और सटीक माइक्रो मैनेजमेंट में छिपी है और इसी फॉर्मूले को लागू करने के लिए यूपी का मॉडल अब बंगाल की जमीन पर उतारा जा रहा है। 2026 में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी बंगाल में पूरी ताकत लगा रही है और यूपी से आए कार्यकर्ता के जरिए न सिर्फ योगी मॉडल को प्रचारित कर रहे हैं, पास बूथ स्तर पर संगठन मजबूत भी कर रहे हैं। अब देखना है 2026 में बीजेपी का ये रणनीति क्या मैजिक दिखाएगा फ्यूचर में। क्या योगी मॉडल और बूथ मैनेजमेंट का ये फॉर्मूला बीजेपी को बंगाल में सत्ता तक पहुंचाएगा या बंगाल की सियासत एक बार फिर चौंकाएगी? जवाब 4 मई को सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां आज डबल एक्शन का दिन रहा। एक तरफ सुबह आई विधानसभा में ब्लास्ट की धमकी से हड़कंप मच गया, तो वहीं दिल्ली पुलिस को अपराधियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी भी मिली। पूरी डिटेल रिपोर्ट में देखिए। राजधानी दिल्ली को दहलाने की धमकी, बजट के दिन सीरियल ब्लास्ट का टेरर। दिल्ली में आज सीएम रेखा गुप्ता ने 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, लेकिन राजधानी के लिए आज का दिन सामान्य नहीं रहा। दरअसल आज सुबह दिल्ली को दहलाने की धमकी मिली। दिल्ली विधानसभा और स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पहला ईमेल विधानसभा की आधिकारिक ईमेल आईडी पर सुबह 7:28 पर भेजा गया। इसके आधे घंटे बाद दूसरा ईमेल स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की ईमेल आईडी पर सुबह 7:49 पर मिला। ईमेल में लिखा था, दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ा दिया जाएगा, विधानसभा मेट्रो स्टेशन को भी बम से उड़ा दिया जाएगा। दोनों जगह धमाके का वक्त भी बताया गया था। सामने देख पा रहे हैं अभी भी जो डॉग स्क्वाड है दिल्ली पुलिस का वो यहाँ पर मौजूद है। अभी भी पूरी विधानसभा में चेकिंग चल रही है। साथ में पीछे भी आपको तस्वीरों में दिखाएंगे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी यहाँ पे पहुंच चुका है। लगातार जो है चेकिंग चल रही है। इस खबर के बाद दिल्ली पुलिस और बम स्क्वाड की टीम विधानसभा परिसर पहुंची और मेट्रो स्टेशन की भी तलाशी ली गई। कुछ देर के लिए हड़कंप जैसी स्थिति रही, लेकिन उसके बाद सामान्य रूप से विधानसभा की कार्यवाही चली। सीएम रेखा गुप्ता ने बजट पेश किया। कुछ विशेष प्रयास किए हैं। बजट के दिन दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट की धमकी देने वाले ने खुद को खालिस्तान समर्थक बताया। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस ईमेल को फर्जी बता दिया है और आगे की जांच कर रही है ताकि ऐसी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। राजधानी में एक तरफ सुबह आए ईमेल्स की वजह से अफरा तफरी मच गई, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के आईपी स्टेट इलाके में पुलिस ने एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया, जहां दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। पाकिस्तान में बैठे आतंकी शहजाद भट्टी के नेटवर्क पर कार्रवाई की। बदमाश हरमनदीप सिंह उर्फ हरमन को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। हरमन यूपी के रामपुर का रहने वाला है, पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। आरोपी हरमन पाक हैंडलर्स से चैट करता था, फोटो वीडियो भेजता था। सोशल मीडिया के जरिए आतंकी मॉड्यूल को बढ़ाने का प्लान था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल शाखा की ईस्टर्न रेंज ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भांडा फोड़ा है। आपको बता दें कि हरमनदीप
उर्फ हरमन को गिरफ्तार किया। 18 वर्ष का ये लड़का है और रामपुर यूपी का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस ने इसके ऊपर कई सारी जो है इन्वेस्टिगेशन की है। अभी और भी चीज़ों का खुलासा होगा। इसकी जो आतंकी और गैंगस्टरों के साथ पाकिस्तान में पूरी चैट थी वो पकड़ी गई है। उसमें बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हुआ है, जिसमें कि पंजाब में जिस तरह से ग्राफिटी लिखी गई, चाहे वो होशियारपुर का इलाका हो, चाहे वो तलवाड़ा का इलाका हो, और भी कई इलाकों में जो है दहशत फैलाने की प्लानिंग, और दिल्ली में भी दहशत फैलाने की प्लानिंग को लेकर कई सारी चैट्स पकड़ी गई हैं। ये जो पाकिस्तानी गैंगस्टर और आतंकी हैं वो इसके हैंडलर थे, और शजाद भट्टी का नाम भी इसमें आ रहा है। टेरर नेटवर्क को बढ़ाने के लिए युवाओं की तलाश की जा रही थी, लेकिन अपनी मुस्तैदी से दिल्ली पुलिस ने इस साजिश को नाकाम कर दिया और खुफिया इनपुट के आधार पर पाकिस्तान कनेक्शन की गहन जांच की जा रही है। दिल्ली से तानिया चुग और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ यूपी में इनकाउंटर, बुलडोजर वाला हिसाब हर तरफ चर्चा में रहता है, तो एमपी में ऐसा ही बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। यहां बुलडोजर एक्शन हुआ महाकाल मंदिर के पास में। यहां एक साथ 16 अवैध निर्माणों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। जगह महाकाल की नगरी उज्जैन। 4 बुलडोजर ने मचा दिया कहर। इलाका बेगम बाग क्षेत्र, अवैध मकान तोड़ दिए गए। कब्जा किए बनाए रेस्ट हाउस मिट्टी में मिल गए। अवैध होटल को बुलडोजर ने रौंद डाला। ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें उज्जैन के महाकाल मंदिर के ठीक पास की है, जब मुस्लिम बाहुल इलाके बेगम बाग में एक साथ कई बुलडोजर आए और अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया। मुस्लिम बाहुल्य होने की वजह से प्रशासन पूरी तैयारी के साथ सुबह सुबह पहुंचा। 100 से ज्यादा पुलिस वाले, नगर निगम और प्रशासन के 200 से ज्यादा कर्मचारी बुलडोजर एक्शन के दौरान मौजूद थे। भाईजान को समझ में आ गया कि अब कुछ भी कर लें, उनकी अवैध बिल्डिंग बचने वाली नहीं है, इसीलिए खामोशी से सब कुछ देखते रह गए। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अनुभाग कोतवाली के तीनों टीआईस और लगभग 50 से भी अधिक का पुलिस बल यहाँ पे डिप्लॉय किया गया। जितनी भी आसपास की छोटी गलियां यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है। लगातार पूरा क्षेत्र सीसीटीवी कैमरे से और कंट्रोल रूम के थ्रू लगातार निगरानी में है। साथ साथ ड्रोन्स के थ्रू भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई में 16 अवैध बिल्डिंग को जमींदोज किया गया, जिसमें अवैध होटल, रेस्ट हाउस और घर शामिल थे। आप तस्वीरों में देखेंगे जो है बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर होती दिख रही है। आज सुबह से ही विकास प्राधिकरण की कार्रवाई जो है यहाँ पे की जा रही है। आपको बता दें ये कार्रवाई अवैध मकानों पर यहाँ पर की जा रही है, जो कि लीज पर लिए गए थे। उसके बाद में इनका व्यवसायीकरण में उपयोग किया जाने लगा, लेकिन इसके बाद में जब ये कोर्ट में पहुंचे, कोर्ट से स्टे समाप्त होने के बाद में जो है आज नगर निगम और उज्जैन विकास प्राधिकरण की ये संयुक्त कार्रवाई है। दरअसल यहाँ उज्जैन विकास प्राधिकरण की जमीन पर 45 प्लॉट्स पर नियमों के खिलाफ 90 बिल्डिंग बनाई गई थी, जिनमें से 42 को पहले हटाया जा चुका है और 16 पर आज बुलडोजर कार्रवाई की गई। क्योंकि ये जो योजना है हमारी आवासीय योजना है, और आवासीय योजना में लीज का उल्लंघन करने के कारण संचालक मंडल के द्वारा लीज निरस्त की गई थी। 248 के अंतर्गत इन सभी जो 16 मकान है या होटल है या लॉजेस हैं, उन पर सुनवाई की गई और अंतिम आदेश जारी किए गए। आज जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम की उपस्थिति में तोड़ा जा रहा है और इस पर कब्जा लिया जाएगा। इस मामले पर कोर्ट का स्टे खत्म होने के बाद कार्रवाई की गई। इससे पहले प्रशासन ने अवैध निर्माण को खाली करने का नोटिस दिया था, लेकिन नोटिस के बाद भी किसी ने हटाया नहीं अतिक्रमण, तो ये बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ, जिसमें 6 पोकलैंड और 4 बुलडोजर ने महाकाल मंदिर के पास अवैध अतिक्रमण को हटाने की प्रतिज्ञा पूरी की। उज्जैन में बुलडोजर एक्शन उन लोगों के लिए बड़ा सबक है जो सरकार से जमीन मिलने के बाद शर्त तोड़ना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। रिहायशी इलाके में कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं, लीज की जमीन को अपना मानकर उस पर अतिक्रमण का आशियाना बनाते हैं। बेगम बाग में मोहन फोर्स के बुलडोजर ने तो अभी 16 अवैध बिल्डिंग ही गिराई, अभी बाकी अवैध बिल्डिंग का भी यही अंजाम होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।